नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे चुंबक यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो अब हम इसी वीडियो को आगे देखेंगे, आगे के टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले हम दोहरा लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं। तो देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चुंबक व चुंबकत्व, चुंबक व चुंबकत्व, तो पहली हेडिंग ये पढ़ी थी। दूसरा क्या पढ़ा था? चुंबक के प्रकार एक पढ़ा था, फिर चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव, फिर क्या पढ़ा था? तीसरा बताइए। चुंबक के ध्रुव पढ़ने के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था चुंबक के कुछ गुण होते हैं, चुंबक के गुण या विशेषताएं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्या पढ़ा था? अगली हेडिंग थी हमारी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। उसके बाद वह विशेषताएं, वह इनकी क्या विशेषताएं पढ़ लिया था। अगला क्या पढ़ा था आपने? अगली हेडिंग क्या पढ़ी थी? तो चुंबकीय बल रेखाएं हो गया था। इसके बाद आपने पढ़ा था कि जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? तो पहला नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दूसरा नियम कौन सा था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। एकलव्य के अंगूठे का नियम नहीं है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, अंगूठे का नियम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। अब हमें देखना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कैसे होता है, उसको समझना है। और ओरेस्टेड ने एक प्रयोग किया था, उसको समझना है। ठीक है, तो आइए देखिए। तो विद्युत धारा का हेडिंग जो होगी आपकी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि हम लोग जो चैप्टर का नाम है उस हेडिंग पर आ गए हैं। ठीक है, देखिए तो हेडिंग बना लीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। अब पहले देखिए, जैसे हम जब किसी तार में, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यह ओरेस्टेड ने बताया था, सर्वप्रथम उसने प्रयोग करके देखा था। तो जैसे अब हम लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को विद्युत धारा का क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लाइन और लिखेंगे नोट में,
इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन ओरेस्टेड ने किया था। अरेस्टेड नहीं है, ओरेस्टेड ने किया था, ठीक है। तो आइए पहले यहां तक बात करिए। किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसी को हम विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो ओरेस्टेड ने किया, कुछ प्रयोग करके किया। हमें ओरेस्टेड के उस प्रयोग को समझना है। देखिए, तो ओरेस्टेड ने क्या किया, एक चुंबकीय सुई ले ली। इस प्रकार से चुंबकीय सुई होती है जिसका एक सिरा यन होता है, एक सिरा क्या होता है, यस। और जब इसे स्वतंत्रता पूर्वक रखा जाएगा तो आपको पता है यह पृथ्वी के याम्योत्तर की दिशा में टिकते हैं, मतलब कि यह चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में ठहरते हैं। यह तो पता ही होगा। यह आपको यह जो दिख रहा है ये कुकुरमुत्ता या छाता नहीं है, ठीक है। यह क्या है, चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है। अब देखिए, एक सिरा है यन, एक सिरा है यस, ठीक है। अब यहां से ओरेस्टेड ने इसके ऊपर से एक तांबे का तार गुजार दिया। क्या किया, तांबे का तार गुजार दिया और इधर से प्रवाहित कर दी इसमें धारा। इधर से क्या प्रवाहित कर दी, इसमें धारा। अभी ध्यान दीजिएगा कि पहले यह देखिए चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में होगा जब धारा नहीं प्रवाहित है। मान लेते हैं अभी देखिए इसमें आई का मान 0 है, आई बराबर तार में क्या है, 0। इसके बाद क्या किया गया, इसमें आई का मान कितना है, 0 है अभी, तो इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में बनी हुई है। चुंबकीय याम्योत्तर का अर्थ पिछले वीडियो में बताया गया था। क्या बताया गया था, जब हम किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं या लटकाते हैं तो वह उसका उत्तरी ध्रुव उत्तरी दिशा में, पृथ्वी की उत्तर दिशा में, यानी कि आप कहेंगे उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिण ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। यही स्थिति चुंबकीय याम्योत्तर कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे यह चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में बना हुआ है, यानी कि यन सिरा है, जो यन ध्रुव है वह इधर, यहाँ पे जो यन होगा, यन दिशा होगी उत्तरी दिशा। अब कह रहे हैं आप लोग सोचेंगे ये तो पूरब दिशा है, तो हमने जो यह स्थिति थी वह स्थिति अच्छे से नहीं दर्शाई जा सकती, इसलिए हमने इधर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय सुई इस प्रकार से मान लेते हैं, रखिए इस प्रकार से, इसका यन सिरा यानी कि यन ध्रुव उत्तरी दिशा में और यह वाला दक्षिणी दिशा में, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो हमने इसी को केवल इस प्रकार से रख लिया, ठीक, इस प्रकार से रख लिया, मतलब कि यह है तो यही, इधर यन ही मानेंगे, उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा ही मानेंगे, यह मानने पर लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ऐसे ही है, ठीक है। इसके ऊपर से एक तांबे का तार गुजार दिया गया, यह चुंबकीय सुई है, ठीक है। इस प्रकार से चुंबकीय सुई है, तो इसका जो उत्तरी ध्रुव होगा यह उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर टिकेगा। इसके ऊपर से एक तांबे का तार गुजार दिया गया। कौन सा तार है यह, तांबे का तार गुजार दिया, किसने, ओरेस्टेड ने। फिर जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की तो चुंबकीय याम्योत्तर अपनी दिशा में बना हुआ था। चुंबकीय याम्योत्तर में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन ज्यों ही इसमें यानी तांबे के तार में धारा प्रवाहित किया ओरेस्टेड ने, त्यों ही चुंबकीय सुई हल्का सा विक्षेपित हो गई, इस प्रकार से घूम गई। अब यह किस तरफ घूमेगी, इसके लिए एम्पियर का नियम है, ठीक है। एम्पियर के नियम से समझेंगे तो पहले यह जानिए कि यह चुंबकीय सुई घूम गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यह घूम गई। फिर इस तांबे के तार को जब धारा बंद किया तो फिर वह चुंबकीय सुई अपने याम्योत्तर में आ गई। लेकिन ज्यों फिर से इसने क्या किया, प्रयोग को दोबारा किया और इस बार चुंबकीय सुई के नीचे की तरफ, यह जो जगह खाली इसमें नीचे की तरफ तांबे के तार को रखा और फिर धारा प्रवाहित किया, तो फिर चुंबकीय सुई इस प्रकार से घूम गई, ठीक है। यानी चुंबकीय सुई दोनों बार विक्षेपित हुई है, दिशा दोनों बार विपरीत है। ऊपर था तो देखिए, ऊपर था तो इधर घूमा और नीचे आ गया तो उधर घूमा, दिशा क्या है, विपरीत है। अभी बात करेंगे कैसे क्या होगा, तो अभी समझेंगे एम्पियर के नियम से कैसे। एम्पियर के तैरने का नियम है, उसी से हम इस समय यह जो धारा बह रही है और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यह जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा हम जो ज्ञात करते हैं एम्पियर के तैरने के नियम से ज्ञात करते हैं। इस विक्षेप की दिशा को, चुंबकीय सुई में होने वाले इस विक्षेप की दिशा को हम किससे ज्ञात करते हैं, एम्पियर के तैरने के नियम से ज्ञात करते हैं। वह क्या है अभी समझेंगे। पहले यहां देखिए, जब धारा प्रवाहित की गई तो यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई इस प्रकार से, ठीक है। तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। अगर चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है, इसका मतलब चुंबकीय याम्योत्तर बिगड़ा, और बिगड़ने का मतलब सीधा सा है, इसके आसपास कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया।
क्यों उत्पन्न हुआ? धारा प्रवाहित की गई। तो यानी कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह प्रयोग कौन कर रहा है? ओरेस्टेड महोदय कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा। तो ओरेस्टेड ने क्या किया है? ओरेस्टेड ने सर्वप्रथम एक चुंबकीय सुई ली है। ठीक है, क्या ली है? चुंबकीय सुई ली है, या चुंबकीय कंपास लिया कह सकते हैं। अब इसमें क्या किया है? यह क्या किया? तो इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया और यह चुंबकीय आमेय उत्तर की दिशा में ठहर गया। जब इसके ऊपर तांबे का तार रखकर इसी के समांतर याद रखना है, तांबे का तार रखेंगे चुंबकीय सुई के समांतर एक तांबे का तार लिया, समांतर रख दिया उसको, एक तांबे का तार लेकर चुंबकीय सुई के समानांतर रख दिया, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई क्या हो गई? विक्षेपित हो गई। लेकिन जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, चुंबकीय सुई चुंबकीय आमेय उत्तर में बनी हुई थी। फिर यही प्रयोग कैसे किया? चुंबकीय सुई के नीचे समांतर तार को रखकर किया, तो भी देखा कि चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई, पूर्व की दिशा से विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। इस प्रकार हम पाते हैं कि अगर चुंबकीय सुई के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो यहां पर हमने जब धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। इसका मतलब है कि किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम यह ओरेस्टेड का प्रयोग एक नए पेज पे लिखते हैं। ठीक है, तो यह मिटा देते हैं पहले, फिर लिखते हैं इसको। पहले उतार लीजिए इसको। तो आइए अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या देखना है? ओरेस्टेड का प्रयोग। तो देखिएगा, हेडिंग है आपकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने से संबंधित, या करने से संबंधित ही लिख दीजिए, प्रदर्शित करने से संबंधित ओरेस्टेड का प्रयोग, संबंधित ओरेस्टेड का प्रयोग। ठीक है, तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने से संबंधित ओरेस्टेड का प्रयोग। तो ओरेस्टेड ने क्या किया? अभी आपको बताया गया कि एक चुंबकीय सुई लिया था, इस प्रकार से एक चुंबकीय सुई हमने बना लिया। एक सिरा इसका n होगा यानी उत्तरी ध्रुव, एक होगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और यहां से फिर नीचे से निकालकर नीचे लाएंगे और एक इसके लिए बना देंगे जिस पर खड़ा करेंगे इसको। ठीक है, यह मान लेते इस प्रकार से चुंबकीय सुई को खड़ा कर दिया गया है। यह हो गई चुंबकीय सुई। अब इसके बाद जब इसको छोड़ा गया तो यह चुंबकीय आमेय उत्तर में रह गई। तो हम लिखते हैं इसके लिए मतलब किसके लिए? चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत धारा से जो उत्पन्न हो रहा है, इसके लिए ओरेस्टेड ने एक चुंबकीय सुई ली जिसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया है, छोड़ दिया, स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया। यह सुई चुंबकीय आमेयोत्तर में स्थिर हो गई। चुंबकीय आमेयोत्तर की दिशा में स्थापित हो गई। यह आप समझ चुके हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं केवल। ठीक है, चुंबकीय आमेयोत्तर की दिशा में क्या हो गई? स्थापित हो गई। यानी उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा में यह स्थापित हो गई। लेकिन जब यहां पर एक तांबे का तार रखा, इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित की, चुंबकीय सुई के समांतर किसके?
चुंबकीय सुई के समांतर एक तांबे का तार उसके ऊपर रखा। तो इसमें जब कोई धारा नहीं प्रवाहित थी तो इसमें कोई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। तो आइए इसे भी लिखते हैं, लिखेंगे ओरेस्टेड ने चुंबकीय सुई के ऊपर समांतर व चुंबकीय सुई के समांतर एक तांबे का तार रखा। ठीक है, तांबे का तार रखा। जब इसमें कोई धारा नहीं थी, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई, यह पीछे बता दिया गया है, जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप मिला था? नहीं मिला। जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही तार में, देखिए ऊपर व चुंबकीय सुई के समांतर एक तांबे का तार रखा था ना, तो जैसे ही तार में, तांबे के तार में लिख सकते हैं, या फिर जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। ठीक है, चुंबकीय सुई क्या हो गई? विक्षेपित हो गई। ठीक है, जब यह प्रक्रिया तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखकर की गई, चुंबकीय सुई के नीचे रखकर की गई, यानी धारा चुंबकीय सुई के नीचे रखकर तार में प्रवाहित की जा रही है, रखकर की गई, तो चुंबकीय सुई फिर विक्षेपित हो जाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। जो पहले हुई थी उस दिशा के क्या? विपरीत। तो चुंबकीय सुई पूर्व विक्षेप की विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। पूर्व विक्षेप की विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। अब यहां पे एक लाइन में लिख सकते हैं कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होती है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो लिख देंगे अतः ओरेस्टेड के इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इसके लिए ओरेस्टेड ने एक चुंबकीय सुई ली, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। यह सुई चुंबकीय आम्योत्तर की दिशा में स्थापित हो गई। ठीक है,
अब वो चुंबकीय आम्योत्तर तो याद ही हो गया होगा, तो उत्तरी ध्रुव का उत्तर की ओर, दक्षिणी ध्रुव का दक्षिण की ओर स्थापित होना चुंबकीय आम्योत्तर कहलाता है। ओरेस्टेड ने चुंबकीय सुई के ऊपर व चुंबकीय सुई के समांतर एक तांबे का तार रखा। जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हुआ, यानी चुंबकीय सुई चुंबकीय आम्योत्तर में बनी रही। जैसे ही तार में जैसे ही तार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। जब यह प्रक्रिया तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखकर की गई तो चुंबकीय सुई पूर्व विक्षेप की विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। अतः ओरेस्टेड के इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रयोग आप ऊपर करके देख सकते हैं, फिर कहां पर, नीचे इस प्रकार से करके देख सकते हैं। आप एक प्रयोग दिखाइए, यहां पर यह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। आपने एक पढ़ा कि विपरीत दिशा में, पहले तो यह पता कैसे चलेगा कौन सी दिशा में विस्थापित होगा। चुंबकीय जो आम्योत्तर है वह बना हुआ है जब धारा नहीं प्रवाहित है, लेकिन धारा प्रवाहित करते ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई, तो यह पता कैसे चलेगा कि किस दिशा में विक्षेपित होगी चुंबकीय सुई। तो आइए उसके लिए है नोट लिखेंगे आप लोग। इस विक्षेप की दिशा को एम्पीयर के तैरने के नियम से पता करते हैं। ठीक है, तो एम्पीयर के तैरने के नियम से पता करते हैं। अब एम्पीयर का नियम क्या है उसके लिए आइए समझते हैं। तो यह प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, अब केवल विक्षेप समझना है और उसके लिए हमें समझना होगा एम्पीयर के तैरने का नियम। वही बताएगा कि यह जो चुंबकीय सुई है यह किस दिशा में घूमेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे देख लीजिए, यहां एक व्यक्ति है, मैंने बनाया है, इसे मान लेंगे बस। ठीक है, यहां एक व्यक्ति है। अब किसी चालक तार में यह तैर रहा है। तैरने का नियम क्या होगा, तैरने का नियम, जैसे पानी में कोई तैर रहा हो, पानी में क्या कर रहा हो, तैर रहा हो। जिस दिशा में धारा बह रही हो तार में उसी दिशा में यह व्यक्ति तैर रहा हो। मान लेते हैं यह देखिए, यह है धारा बह रही है तो इस दिशा में तैर रहा है। तो तैरने का इसका ढंग दो हो सकता है, या तो उल्टा तैरे तो इस तरह जाएगा, देखिए इस तरह से होके जाएगा। अगर सीधा तैरना है तो सीधा तैरने का मतलब पेट नीचे की तरफ पानी की ओर होता है और पीठ होती है ऊपर की तरफ। तो यह इस प्रकार से, जो यह मेन तैरना यही है। ठीक है, यह कोई व्यक्ति है इस प्रकार से तैर रहा है और इधर की ओर तैर रहा है जिस तरफ धारा जा रही है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, चुंबकीय सुई है। इसके नीचे क्या है, चुंबकीय सुई। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे क्या है, चुंबकीय सुई। आपको यह याद रखना है कि व्यक्ति का मुंह जो है, यह जो मुंह है वह चुंबकीय सुई की ओर होना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति जो धारा बह रही है तार में उस दिशा में तैर रहा हो तथा उसका मुंह किस दिशा में हो, चुंबकीय सुई की ओर हो, तो धारा बहने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव, अगर यह उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव बाईं ओर विक्षेपित होता है। इस व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होता है। देखिए बाएं हाथ की ओर, यानी कि बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होता है, इस ओर विक्षेपित होता है। देखिए यह बायां लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो हल्का फुल्का तो यह बायां हाथ है। आप देख लीजिए ना, यह बायां हाथ है, यह मैं नहीं हूं। ठीक है, यह बायां हाथ है इसका, और यह जो चुंबकीय सुई है यह उसका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव है। यहां से जब यह तैर रहा है तो मान लेते हैं इसी तरह से, देखिएगा इस तरह से तैर रहा है। इसके नीचे क्या है, चुंबकीय सुई लगी हुई है, यह चुंबकीय सुई है। यह धारा भी ऊपर की तरफ जा रही है, यह चुंबकीय सुई ऐसे है और यह धारा है, धारा के बहने की दिशा है। ठीक है, तो यह धारा की बहने की दिशा है। तो जब धारा बह रही हो तो चुंबकीय सुई में जो क्या होगा, विक्षेप होगा, वह बाईं ओर होगा, इसके बाएं हाथ की ओर होगा। ठीक है, यही एम्पीयर के तैरने का नियम है। लिखना नहीं है, केवल समझ लीजिए। एक बार और देख लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा हो, और चुंबकीय सुई उसके मुख के नीचे हो, यानी उसका मुंह चुंबकीय सुई की ओर हो, तो धारा बहने पर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के, यानी कि इस व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। यानी चुंबकीय सुई उधर की ओर चली जाएगी, उधर की ओर, अंदर की ओर। इसका बायां हाथ बाहर है नहीं,
अंदर है, देखिए बायां हाथ यह है तो ऐसे उल्टेंगे, बायां हाथ अंदर चला गया, अंदर जाने पर तो चुंबकीय सुई जो है ऐसे घूम जाएगी, यहां पे चुंबकीय सुई है ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो यह जो दिशा है यह अंदर की ओर, उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो यहां पे एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ओरेस्टेड का प्रयोग क्या है, ओरेस्टेड का प्रयोग क्या है, तो ओरेस्टेड ने इस प्रयोग को करने के लिए एक चुंबकीय सुई लिया, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और वह चुंबकीय यामी उत्तर में स्थापित हो गई। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर तांबे का तार रखा, उसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित की, तो उसमें कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हुआ। जैसे ही धारा प्रवाहित करता है चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यही प्रक्रिया जब यह नीचे तरफ कर करता है तो चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है जब हम किसी चालक तार में उसके आसपास धारा प्रवाहित करते हैं। तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह ओरेस्टेड के इस प्रयोग से स्पष्ट होता है। और इस चुंबकीय सुई में हुए विक्षेप को स्पष्ट करने के लिए कौन सा नियम है, यह एम्पीयर के तैरने का नियम है। तो यह ओरेस्टेड का प्रयोग हुआ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं आगे। तो देखिए क्या देखना है, तो देखना अगली हेडिंग, एक व्यंजक देखना है। किसी चालक सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, ठीक है। किसी सीधे धारावाही चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके लिए व्यंजक क्या होगा, जिसपे सवाल लगाने होते हैं। चुंबक से एक ही मात्र सवाल है, एक ही सूत्र है वह जिसपे सवाल आता है, तो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए तो क्या है, सीधे धारावाही चालक तार, सीधे धारावाही, धारावाहिक नहीं है, धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, के लिए व्यंजक, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले व्यंजक बाद में लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह तो आपको पता है, जो कि कुछ बातों पर निर्भर करता है। और इसे चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दिखाते हैं, किससे दर्शाते हैं, बी से। अगर आप कोई चालक तार ले रहे हैं, इसमें धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, पहली बात तो धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, याद रखना है। पहला कथन यह हो गया कि धारा के अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आगे दूसरा, मान लेते हैं इस तार में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इससे इस दूरी पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। यह दूरी क्या है, आर, यह मान लेते हैं एक बिंदु है ए पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु के, यानी इसे कहते हैं प्रेक्षण बिंदु, क्या कहते हैं, प्रेक्षण बिंदु। तो चालक तार से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यह कथन नंबर कौन हो गया, 2। अब इन्हीं दोनों कथनों से आपको पता है कि देन एक और दो कथन से हम कह सकते हैं बी प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, आई बाई आर। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं देन बी बराबर हमको क्या मिल जाता है, के आई अपान आर, जहां पर के क्या है, समानुपाती नियतांक है, एक नियतांक है। इस के का मान जो रखा जाता है वह समझिए, के बराबर होता है म्यू 0/2 पाई प्रयोगों द्वारा सिद्ध है। क्या आता है, म्यू 0/, नियतांक है तो बदलेगा नहीं, तो म्यू 0/, कितना आता है, 2 पाई आता है। म्यू 0/, क्या आता है, 2 पाई, ठीक है, जिसका मान क्या होता है। अच्छा ये बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, जो के का मान है यह हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 × 10 की घात, 2 × 10 की घात -7, 2 × 10 की घात -7। इसका मात्रक भी होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जहां म्यू 0 क्या है, यह निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। अब बताइए चुंबकशीलता मतलब यहां है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, वह निर्वात में कितनी है, वह म्यू 0 है, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब हम यहां पे एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, सीधे धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कुछ बातों पर निर्भर करेगा, मुख्यतः 2 बातों पर।
पहला है कि धारा के अनुक्रमानुपाती होगा वह चुंबकीय क्षेत्र। यहां चुंबकीय क्षेत्र मैं जब भी बोलूंगा उसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और जो प्रेक्षण बिंदु है चालक तार से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को मिलाएंगे तो आपको B बराबर मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं μ0/2π इंटू I/R। यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे सवाल लगते हैं तो ध्यान में रखना है। B बराबर μ0/2π इंटू I/R, और इसका मान तो आपको किताब में दिया ही जाएगा या पेपर जब देंगे तो उसमें दिया ही जाएगा जब सवाल लगाना रहेगा, ठीक है। तो आपको I/R और μ0/2π सूत्र याद रखना है बस, ठीक है। तो यहां पे आइए हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिएगा, जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जब भी यह लिखते हैं ना निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित बातें हैं, तो उसके बाद क्या लगाते हैं, डैश लगाकर उन्हीं दोनों बातों को लिखना है। अभी आपको बता दिया गया है कि पहला लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो शॉर्ट में लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र धारा के, चालक तार में प्रवाहित धारा के, चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब धारा अगर हम I माने तो इसको हम लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B मानते हैं तो B प्रोपोर्शनल टू I होता है, अर्थात B प्रोपोर्शनल टू I। यह हो गया कथन नंबर 1। जब तक यहां बराबर ना लिखा हो तब तक हम इसे समीकरण नहीं पढ़ते हैं, तो इसे हम कहेंगे कथन नंबर 1। अगला देखेंगे, दूसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी को अगर हम R मान लें, दूरी R, स्मॉल r, दूरी स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालक तार से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी कि क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम सीधे लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू 1/r। कथन नंबर 2, कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से, ठीक है। कथन 1 और 2 से आप यह हटा भी सकते हैं क्योंकि आपने शुरू में लिखा ही है, यह कथन 1, यह कथन 2। कथन 1 और 2 से B प्रोपोर्शनल टू ऊपर I अंश में और यहाँ पे 1 में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो I का I ही रह जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, R। तो B प्रोपोर्शनल टू I बटे R। यह हो गया कथन 1 और 2 से। हम देन क्या लिख सकते हैं यह बताइए, या करके लिख सकते हैं, या B प्रोपोर्शनल टू, अब प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, बराबर लगाइए, और ज्यों ही प्रोपोर्शनल हट के बराबर लगता है, आपको पता है नियतांक आता है, हम यहाँ पे K लिख लेते हैं, KI अपान R लिखेंगे। यहाँ K बराबर
म्यू जीरो बटे, यह म्यू जीरो बटे है, म्यू जीरो बटे 2 पाई होता है, म्यू जीरो बटे 2 पाई, म्यू जीरो बटे 2 पाई का जो मात्रक है वह भी लिख लीजिए, क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है, न्यूटन प्रति एम्पियर, यह न्यूटन हो गया, यह एम्पियर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। यहां पे यहां के बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। देन बी बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई इंटू आई बाई आर, इंटू आई बाई आर। तो यह है, आप नोट डाउन करेंगे और यह अच्छे से याद रखना रहेगा सूत्र। लेकिन एक चीज और बच रही है, उसको भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे मात्रक मत लिखिएगा अभी, क्योंकि ये नियतांक के रूप में लिखे ना, तो अभी मात्रक लिखने की यहां पे नहीं लिखना, आपको यह बस लिखना है यहां पे है, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे जहां म्यू जीरो बटे 2 पाई बराबर 2 गुणे, यह मान आपको देखिए ध्यान रहे तो ठीक, नहीं तो किताब में जब भी सवाल आएगा, प्रश्न आएगा, परीक्षा में आएगा तो इसका मान देगा, यह होता है। यहां पे मात्रक लिखना है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। जहां म्यू जीरो बराबर 2 पाई बराबर, म्यू जीरो बटे 2 पाई बराबर 2 गुणे 10 घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखने की बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब भी परीक्षा में होगा तब भी इसका मान लिख के देगा। तो म्यू जीरो बटे 2 पाई बराबर हो गया 2 गुणे 10 घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, म्यू जीरो का क्या है, म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की पीछे बताया गया ना, चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता का मतलब चुंबकी, इसके चुंबक की तीव्रता से होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार और देख लीजिए। तो किसी सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो इसको एक लाइन में पहले व्याख्यायित करेंगे कि जब किसी सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि निम्नलिखित 2 बातों पर निर्भर करता है। वह है, चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का सीधा सा मतलब होता है, अगर धारा का मान बढ़ाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r हो गया, b प्रोपोर्शनल टू 1/r, दोनों को मिला लिया तो b प्रोपोर्शनल टू i/r मिल गया। जब हमने प्रोपोर्शनल को हटाया, बराबर लगाया, तो एक नियतांक k का प्रयोग किया और k को बराबर रखते हैं प्रयोगों द्वारा म्यू जीरो बटे 2 पाई, जिसका मान प्रयोगों द्वारा सिद्ध है कितना है, 2 गुणे 10 घात 7, 2 गुणे 10 घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। b बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई इंटू i/r, इस सूत्र को याद रखना है, ठीक है। इस सूत्र को याद रखिएगा क्योंकि इसी पे सवाल लगने हैं, तो इसको एक बार उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं आगे। अब हमें देखना है वृत्ताकार पास द्वारा, धारावाही वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखेंगे हेडिंग, क्या हेडिंग होगी देखिए, किसी धारावाही वृत्ताकार पास द्वारा या पास के कारण भी लिख सकते हैं, पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब यह बात ध्यान दीजिए, क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि यह भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले एक मोटा तांबे का तार लेंगे, जैसे मैंने यह ले लिया, देख लीजिए, यह एक क्या ले लिया, तांबे का तार। यह तांबे का तार नहीं है, इसके अंदर तो एल्यूमिनियम लगा है, लेकिन आप मानेंगे तांबे का तार, ठीक है, मिला नहीं क्योंकि। अब देखिए मोटा तांबे का तार है, मान लेंगे इसको, और इसके बाद इसे क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे, इससे एक वृत्ताकार क्या बनाएंगे, कुंडली बनाएंगे। अब इसे पूरा यह संरचना वृत्ताकार पास जो संरचना कहलाएगी, उसके लिए हमें इसे एक गत्ते पर समायोजित करना होगा, जिसमें 2 छिद्र होंगे इस प्रकार इस गत्ते पर, और यह सफेद कागज इस पर चिपका हुआ है, ठीक है। तो यह गत्ता है, देख लीजिए, पीछे से दिख भी रहा होगा, इस पर मैंने सफेद कागज चिपका दिया है, और इसे इन दोनों छिद्रों में, जो छिद्र आपको दिख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से इसे समायोजित कर देना है, देख लीजिए। तो इस प्रकार से यह है
समायोजित कर देना है। ठीक है, तो मैंने इसे इस प्रकार से लगा दिया। ठीक, और यहां से जो यह तार दोनों निकले हुए हैं इसे ले जाके सेल में, इसे इस प्रकार से आगे बढ़ाकर सेल में लगा देंगे ताकि धारा प्रवाहित की जा सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं वृत्ताकार पास। यह संरचना हो गई हमारे पास वृत्ताकार पास। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके समीप रखी चुंबकीय सुइयां जो होती हैं, कई चुंबकीय सुई रख देंगे तो विक्षेपित हो जाएंगी। चुंबकीय सुई क्या हो जाएंगी? विक्षेपित हो जाएंगी। तो यहां पे हम उसकी दिशा को कैसे निर्देशित कर लेंगे? अब यहां पे देखिए, आप अंगूठे का नियम लगा लीजिए। कौन से अंगूठे का नियम लगाना है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाना होता है? तो आपको कौन से हाथ का? दाहिने हाथ के अंगूठे का, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना होता है। तो मान लेते हैं धारा यहां से प्रवाहित की गई है, धारा यहां से प्रवाहित की गई है। ठीक है, यह है आपकी संरचना, धारा यहां से प्रवाहित की गई। देखिए, तो धारा की दिशा अंगूठे की तरफ होनी चाहिए। धारा यहां से जा रही है ऊपर की तरफ, धारा ऊपर की तरफ। तो अंगूठा है ऊपर की तरफ हो गया और उंगलियां इस पर लिपटी हुई हैं, तो यह लिपटने की दिशा जो होगी वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो अगर हम निशान लगाएं तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कुछ इस प्रकार होगी। उंगलियों की लिपटने की दिशा है ना, तो इस प्रकार से देख लीजिए, क्योंकि उंगलियां ऐसे लिपटेंगी तो इधर की तरफ हो जाएगी दिशा। यह सफेद कागज क्यों लगाया गया है? ताकि आपको चुंबकीय बल रेखाएं जो खींची जाएं वह स्पष्ट रूप से दिखाई दें, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां से जब धारा जाएगी तो इसके बाद नीचे जाएगी। कहां जाएगी? ध्यान दीजिएगा, अब धारा यहां से तो ऊपर जा रही थी, अब यहां पहुंचेगी धारा। देखिए, चुंबकीय जो रेखाएं हैं, धारा इधर जा रही है, चुंबकीय बल रेखाएं सीधे ऐसे गुजर जाएंगी। यहां से जो बीच में जाएगी जब धारा, तो चुंबकीय बल रेखाएं सीधे एकदम निकल जाती हैं, एकदम सीधी होती हैं। यानी कि चुंबकीय जो यह क्षेत्र है उसकी क्या हो जाती हैं? लंबवत हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती हैं? लंबवत हो जाती हैं। ठीक है, और यहां से मान लेते हैं दो रेखाएं अगर गुजर रही हैं, दोनों लगभग क्या होंगी? समांतर होंगी आपस में। क्या होंगी? समांतर। अब इसके बाद धारा देखिए, यहां से निकली, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंचेगी। अब नीचे देखिए, अब यहां पे जब पहुंच रही है, धारा नीचे की दिशा में है। धारा कहां है? नीचे की दिशा में। तो यह देखिए, मेरा हाथ इधर की तरफ घूम रहा है, यानी धारा की दिशा नीचे की तरफ है, तो मेरे उंगलियों की दिशा जो जा रही है इधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो जो यह होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी, तो वह कहां पे हो जाएगी? अंदर की तरफ, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र के समीप ज्यादा होता है ना, वह एकदम गोल हो जाता है, तो यह एकदम लगभग वृत्ताकार होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी किताब में भी चित्र बना होगा तो देख सकते हैं, तो लगभग यह क्या होते हैं? एकदम वृत्ताकार होते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें एक संरचना प्राप्त होती है और यह चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ विशेषता होती है जिसे हम आगे समझेंगे। सबसे पहले इस संरचना का डिस्कशन इस पे लिख लेते हैं, जो भी हमने बोला है। तो क्या करते हैं, एक तांबे का मोटा तार लेते हैं और इसको मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं, जिसे एक गत्ते पर, जिस पे सफेद कागज चिपका हुआ है, उस पे समायोजित कर देते हैं, उस पर समायोजित कर देते हैं। और धारा प्रवाहित करने पर इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? इसमें जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके समीप रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसने चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया। ठीक है, आइए लिखते हैं। तो लिखेंगे, एक मोटे तांबे के तार को मोड़कर वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं, इस कुंडली को एक सफेद कागज चिपके हुए गत्ते पर निम्न चित्रानुसार, निम्नलिखित या देखिएगा, निम्न चित्रानुसार समायोजित कर लेते हैं। निम्न चित्रानुसार
समायोजित कर लेते हैं। अब चित्र कहां बनाया है, तो अभी बनाएंगे, कर लेते हैं। जब इस वृत्ताकार पास में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इस वृत्ताकार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो समीप रखी चुंबकीय सुइयां, देखिए चुंबकीय सुइयां जो होती ना, विद्युत की जो विद्युत कह रहे हैं, चुंबकीय जो रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उनकी दिशा को वह व्यक्त करती हैं। जैसे विक्षेप हुआ इतना, मान लेते हैं चुंबकीय सुई यहां पे रखी है, यह मान लेते हैं यह चुंबकीय सुई रखी है, इस प्रकार से है, इसमें इतना विक्षेप हो गया, मान लेते हैं यह विक्षेप यहां से हटकर चुंबकीय सुई इधर की तरफ हो गई, इधर की तरफ मुड़ गई, काल्पनिक रूप से हम देखिए यह दिखा रहे हैं, यहां पे मुड़ी है, तो इसका मतलब यह ऐसे राउंड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय जो सुइयां होती, उत्तरी ध्रुव से हम निशान लगाते हैं, कौन सा ध्रुव याद रखना है, उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। तो यहां पे जब चुंबकीय सुइयां रखी जाएंगी तो इसी प्रकार सभी चुंबकीय सुइयां इसी प्रकार से घूम जाएंगी हल्का हल्का, तो इस लाइन की सभी चुंबकीय सुइयां ऐसे, तो एक तरह से ना यह एक तरह से वृत्तीय मार्ग ग्रहण करती हैं, वक्रता धारण करती हुई जाती हैं। तो जब कई चुंबकीय सुई रखेंगे ना, जैसे कि आप सिमुलेशन करके सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर, तो आप सिमुलेशन देखेंगे इसका वृत्ताकार पास का, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा सभी चुंबकीय सुइयां क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो धारा प्रवाहित की जाती है तो सभी चुंबकीय सुइयां विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। इन चुंबकीय सुइयों की मदद से चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली जाती हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती है जिसे हम नीचे देखेंगे, पहले तो यह बना लेते हैं जो अभी अभी हमने बोला है। सबसे पहले यह चित्र बनाएंगे वृत्ताकार पास वाला, ठीक है। तो यह देखिए यहां से मान लेते हैं तार निकल गया इस प्रकार से, और यहां से देखिए नीचे से मान लेते हैं यहां पे गोल गोल घूमकर आके यहां से निकल गया, ठीक है। तो यह तार आके आपका निकल गया है, यहां से अंदर गया है और यहां से बाहर निकला है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसे ले जाके आप किससे जोड़ देंगे, तो आप ले जाके इसे आप एक बैटरी से या सेल से जोड़ देंगे। तो यह सेल का चित्र है, प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, आप एक कुंजी भी लगा दीजिए ताकि चालू और बंद किया जा सके इसे, तो यहां से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यह जुड़ गया। इस प्रकार से जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, यहां से अगर हम देखिए प्लस से धारा निकलती है, यहां धारा गई, यहां पे गई, यहां पे गई, फिर इधर आ गई, ठीक है। तो जब धारा प्रवाहित की गई तो इसमें हमने देखा कि जो समीप थी, पेन बदलते हैं पहले, देखिएगा जो समीप थी वहां पर वृत्ताकार मिलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं लगभग वृत्ताकार थी, इस प्रकार से थी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वक्रता इनकी क्या होती गई, घटती गई। देखिए जब वृत्तीय ज्यादा हो जाएगा तो वहां वक्रता कम होती है, वक्रता ज्यादा होती है। अब यहां पर वक्रता यहां पर क्या हो रही है, घट रही है। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं हम खींच लेते हैं, लेकिन बीच में जब हम देखते हैं तो सीधे निकल जाती हैं, लगभग समांतर रहती हैं एक दूसरे के, इस प्रकार से। देखिए फिर से खींच देते हैं इसको, ये देखिए इस प्रकार से आपको चुंबकीय बल रेखाएं दिखती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो भी चुंबकीय सुइयां थी धारा प्रवाहित करते ही क्या हो गई, धारा प्रवाहित करते ही विक्षेपित हो जाती हैं, धारा प्रवाहित करते ही क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप यह चित्र बनाएं, और इसको तो मैंने समझा ही दिया है। अब केवल इनकी विशेषताओं के बारे में, जो यह चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में जानना है। जैसे कुंडली के समीप वृत्ताकार होती है लगभग, और जैसे तल के मध्य में क्या होती हैं, लगभग समांतर होती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार से, और जिससे यह बाहर निकलती हैं उत्तरी ध्रुव होता है, जिधर यह प्रवेश करती हैं वह कौन सा ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। यह पहले से आप जानते हैं यहाँ पर, लेकिन यह वृत्ताकार पास है तो इसके लिए हम अलग से समझेंगे। देखिएगा पहले इसे नोट करिए। अब आइए देखते हैं आगे,
अब इन्हीं जो यह उत्पन्न हुई है चुंबकीय बल रेखाएं, उनका जो गुणधर्म है वह देखते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं देखिएगा। इस प्रकार लिख लीजिए, इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की निम्न विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित लिख लीजिएगा पूरा, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली विशेषता यह है, देख लीजिए चित्र से आपको दिखाते हैं, समझ में आएगा। जो कुंडली के किनारे हैं, यह कुंडली के किनारों के समीप जो यह रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, लगभग क्या है, वृत्ताकार हैं। तो कुंडली के किनारों के समीप, कुंडली के किनारों के समीप चुंबकीय बल रेखाएं लगभग वृत्ताकार होती हैं, लगभग वृत्ताकार होती हैं। अगर आगे लिखने का मन होगा तो एक लाइन में बोल देता हूं, लेकिन यहां लिखता नहीं हूं, सुन लीजिए। लगभग वृत्ताकार होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इनकी वक्रता घटती जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इनकी वक्रता घटती जाती है। ठीक है, यहां देखिए दूसरा। अब देखिए वक्रता, यहां पर वक्रता क्या है, ज्यादा है, यहां पर वक्रता क्या है, कम है। और बढ़ा दीजिए, और कम हो गई, तो यह वक्रता घट रही है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसे। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा गुणधर्म क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं तथा परस्पर लगभग समांतर होती हैं, लगभग समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं, लगभग लंबवत और समांतर, यही कर लीजिए, लगभग लंबवत व परस्पर समांतर होती हैं। एक लाइन देख लीजिए अच्छे से, चुंबकीय क्षेत्र के लगभग लंबवत व परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, अगला देखिए। तो अब बताइए, चुंबकीय बल रेखाएं कहीं ना कहीं से तो निकलेंगी और कहीं ना कहीं से प्रवेश करेंगी। तो जिस तल से निकलती हैं, आप वैसे ही याद करिए ना, चुंबक से जिस तल से निकलती, जिस ओर से निकलती है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जिस तरफ प्रवेश करती है उसे कौन सा ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो लिखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं जिस तल से निकलती हैं उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जबकि जिस तल से अंदर प्रवेश करती हैं, अब इसको मिटा दें, अंदर प्रवेश करती हैं उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो जिससे बाहर निकलती हैं उसे उत्तरी ध्रुव
और जिससे अंदर प्रवेश करती हैं उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगला, अगर कुंडली जो बनाए हैं, जैसे यह मैंने कुंडली बनाई, ठीक है, अगर कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, देखिए यह कर दिया जाए, जैसे फेरों की संख्या बढ़ाने का मतलब इस तरह से बना दिया जाए। अब इसमें फेरों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो अब फेरों की संख्या जब बढ़ गई तो इसका चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम फेरों की संख्या n गुना कर दें तो फेरों की संख्या n गुना करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह भी कितना गुना हो जाएगी, n गुना हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे कुंडली में फेरों की संख्या n गुना करने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n गुना हो जाती है, n गुना हो जाती है। ठीक है, तो कुंडली में फेरों की संख्या n गुना करने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n गुना हो जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। जितना गुना करेंगे उतना गुना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक और गुण देखते हैं। तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती व कुंडली की त्रिज्या जो है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से देखिएगा टोटल सब। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई हैं, बनी हैं धारावाही वृत्ताकार पास के कारण, तो उससे वह क्या होती हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो क्या है, कुंडली के किनारों के समीप चुंबकीय बल रेखाएं लगभग वृत्ताकार होती हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इनकी वक्रता घटती चली जाती है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के लगभग लंबवत व क्या होती हैं, समांतर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जिस तल से निकलती हैं, बाहर निकलती कर सकते हैं, बाहर निकलती हैं उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जबकि जिस तल से अंदर प्रवेश करती हैं उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आगे, कुंडली में फेरों की संख्या n गुना करने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता n गुना बढ़ जाती है। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती व त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जल्दी से इसको उतारिए। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे का जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।